अभी इस नई सीरीज की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत मदद होती है ताकि मैं आपके लिए डेली एंटरटेनमेंट वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यू सीरीज के एक्सप्लेनेशन से। अब पहले एपिसोड की शुरुआत में हम शुन नाम के एक जापानीज आदमी को देखते हैं जो ओरिजिन नाम के शिप में बेहोश पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही शुन होश में आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं और वहीं वो एक ट्यूब में भी बंद है, जो देखकर शुन काफी घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। पर तभी अचानक से ट्यूब में बहुत सारा पानी भरने लगता है और अब वो पानी के साथ ही बहकर ट्यूब से बाहर आ जाता है। अब ट्यूब से बाहर आते ही उसे वहाँ कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें पहनकर वो शिप में घूमता हुआ किसी और को ढूंढने लगता है। शुन बेचारा शिप में काफी आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस दौरान हम देखते हैं कि इस शिप में कई सारे कमरे होते हैं जिनमें से कुछ में से मशीन्स के द्वारा अनाज उगाया जा रहा होता है। और फिर और आगे जाने पर शुन शिप से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अंतरिक्ष में है, जो देखकर शुन जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी दरवाजा खोलकर एक लड़की कमरे के अंदर आती है और ये लड़की भी काफी डरी हुई और कंफ्यूज होती है। शुन अब उस लड़की से पूछता है कि क्या वो शिप की क्रू मेंबर है, जिसके जवाब में वो बताती है कि वो भी शुन की तरह ही एक पैसेंजर है। और तभी दोनों को शिप में किसी और के भी होने का एहसास होता है, इसलिए दोनों ही शिप में और लोगों को ढूंढने लगते हैं। और तभी उन्हें शिप के एक हिस्से से कुछ आवाज आती है, इसलिए दोनों ही उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी दोनों को शिप में अलार्म बजने और किसी लड़के के चीखने की आवाज आती है, इसलिए दोनों ही भागते हुए वहां पहुंचते हैं। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि कई और लोग भी उनकी तरह नींद से जाग चुके हैं और ये सभी लोग असल में यात्री होते हैं जिन्हें ही शिप में थी नाम के प्लेनेट पर पहुंचने के लिए भेजा होता है। अब ये सभी जाग चुके होते हैं तो इन्हें लगता है कि ये थी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए सभी शिप का एग्जिट डोर ढूंढने को कहते हैं। लेकिन शुन सभी को खबर करता है कि हम अब भी अंतरिक्ष में ही है। अब इसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां अब शुन जापान के टोक्यो शहर में एक कबाड़ खाने में किसी आदमी से एक गड्ढा खुदवाता है और बाद में उसे मारकर उसी गड्ढे में दफना देता है। फिर तभी उसे उसके भाई तकेशी का कॉल आता है, जो एक पुलिस वाला है, जिसकी बात शुन तकेशी से मिलने जाता है। अब ताकेशी यहाँ शुन को एक ऑफर देता है जिसमें वो शुन को थी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, क्योंकि ताकेशी जानता है कि शुन अपने बॉस यागामी के साथ और कोई काम नहीं करना चाहता। लेकिन अगर शुन ने काम छोड़ दिया है तो यागामी उसे मार डालेगा, इसलिए ताकाशी शुन को थी प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर देता है। और इसी के साथ सीन फिर से कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें फिर से शिप में फंसे लोगों को दिखाया जाता है और अब आगे चलकर इन सभी को कुछ सीढ़ियां मिलती है जो ऊपर की ओर जा रही होती है, इसलिए इनमें से 3 लोग शुन, लूना और जोनास सीढ़ियों से ऊपर जाकर मदद ढूंढने का फैसला करते हैं। अब ये तीनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं कि तभी नीचे बॉम नाम का एक आदमी को एक बटन मिलता है जिसे वो दबा देता है और उसके बटन दबाते ही ऊपर जा रही सीढ़ियां गायब होने लगती है, जिससे जोनास नीचे गिर जाता है। और अब सभी को लगता है कि जोनास की मौत हो चुकी है और तभी नीचे से एक लिफ्ट ऊपर आती है, जिसके बाद नीचे खड़े सभी लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। इधर ऊपर की तरफ जोनास के नीचे गिर जाने से लैना काफी दुखी हो जाती है, लेकिन शुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लाना को आगे चलने के लिए कहता है, जिससे लाना को गुस्सा आ जाता है और वो शुन से कह देती कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो, आखिर इन सब चीजों से तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। अब ये सब सुनकर शुन कुछ सोचने लगता है और फिर इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है, जहाँ इस बार ताकाशी शुन को एक कमरे में लाता है और उसे वहाँ पड़े हुए ग्लासेस पहनने को कहता है। अब ग्लासेस पहनने के बाद शुन एक बीच पर पहुंच जाता है, जहाँ कुछ देर बाद एक लड़की आती है और वो शुन को बताती है कि हमने पृथ्वी से 5 लाइट ईयर्स वर्ष दूर एक थी नाम का प्लेनेट ढूंढा है जो इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए हमने कुछ लोगों को थी प्लेनेट पर जाकर बसने के लिए चुना है, ताकि वो लोग थी प्लेनेट पर जाकर वहाँ बिल्डिंग्स बना सके, जिससे बाद में और भी लोग वहाँ जाकर रह सके। आगे वो ये भी शेयर करती है कि अगर इस प्रोजेक्ट में
में तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारे सारे क्राइम्स माफ कर देंगे और तुम थी प्लेनेट पे अपनी जिंदगी फिर से एक नई सिरे से शुरू कर सकोगे। अब इसके तुरंत बाद ताकेशी शुन को डिनर कराने एक रेस्टोरेंट में ले आता है और यहाँ वो शुन से सवाल करता है कि क्या वो थी प्लेनेट पर जाने को तैयार है, जिस पर शुन जवाब देता है कि अगर ताकेशी भी उसके साथ चलेगा तभी वो जाने को तैयार होगा। और इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और अब यहाँ शिप में आगे चलने पर शुन और लाना को जमीन पर कुछ खून के निशान मिलते हैं और फिर उसके और आगे जाने पर वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर जाते ही उस कमरे की सारी लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती है और यहाँ आकर उन्हें दिखाई देता है कि शिप का एक बाहरी हिस्सा टूट चुका है और तभी बाकी लोग भी लिफ्ट की मदद से ऊपर कमरे में आ जाते हैं। अब थोड़ी दूर और ढूंढने के बाद कैटी को कमरे में एक मिनी रेडियो मिलता है, जिसे ऑन करने पर उन्हें शिप के क्रू मेंबर की आवाज सुनाई देती है जो काफी डरा हुआ था और बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रहा था। क्रू मेंबर उनसे कहता है कि वो नीचे की तरफ सेल 50 में है और उनसे मदद मांगने लगता है। इसलिए शुन, लेना, हेनरी और गार्सिया नीचे उसकी मदद करने जाते हैं और बाकी लोग कमरे में ही रहने का फैसला करते हैं। अब लिफ्ट से नीचे जाते हुए लाना शुन से सवाल करती है कि उसने यहाँ आने का फैसला क्यों किया। अब ये सुनकर शुन फिर से अपने पास के बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शुन अपने बॉस यागामी के साथ बैठा होता है और तभी उसे ताकाशी का कॉल आता है। शुन अब वहाँ से बाहर आता है और ताकाशी को कॉल करता है। फोन पर ताकाशी शुन को बताता है कि वो भी थी प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार हो गया है और हमें आज रात ही निकलना होगा क्योंकि आज रात पुलिस तुम्हारे ठिकाने पर हमला करने वाली है। जिसके बाद वो शुन को 2 घंटे बाद टोक्यो सेंट्रल पर मिलने को कहता है। अब इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शिप में ली कंप्यूटर को ऑन करके इसे चलाने की कोशिश करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ समय पहले ही सारे क्रू मेंबर्स इमरजेंसी लाइफ क्राफ्ट लेकर शिप से निकल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों नीचे पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें एवेलिन नाम की एक क्रू मेंबर मिलती है जो वहाँ बेहोश पड़ी होती है और काफी जख्मी भी होती है। उसी के पास एक गन भी होती है जो शुन उठा लेता है और तभी एक बंद पड़े कमरे से उन्हें किसी के करहाने की आवाज आती है। इसलिए लाना कमरे का दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी शुन उसे रोकता है और कहता है कि कमरे के चारों तरफ खून है, इसका मतलब कमरे में जरूर कोई खतरा हो सकता है। इसलिए अब लाना शुन से सवाल करती है कि अगर वो कमरे के अंदर होता तो क्या तब भी वो उसे दरवाजा खोलने से मना करता। ये सुनकर शुन फिर से कुछ सोचने लगता है और इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है जहां हमें ताकाशी का घर दिखाया जाता है, जहां ताकाशी अपने डॉग को किसी और औरत को दे रहा होता है क्योंकि अब वो भी थी प्लेनेट पर जाने वाला होता है। और तभी ताकाशी को उसकी सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है जो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने पुलिस के हमले के बारे में अपने भाई शुन को पहले से बता दिया, इसलिए वो लोग भागने में कामयाब हो गए। साथ ही वो उसे ये भी शेयर करता है कि शुन को गोली लगी है, जिसके बाद हमें शुन को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में पुलिस से बचता हुआ भाग रहा होता है। और तभी ताकाशी वहां आता है और शुन को पुलिस से बचाकर अपने साथ शुन के घर लेकर आता है। लेकिन घर पहुंचते ही वो देखते हैं कि यागामी पहले से ही वहाँ दोनों का इंतजार कर रहा है। अब ताकाशी को वहाँ देखकर यागामी उसे गोली मार देता है, जिससे ताकाशी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब हमें शुन और लाना दिखाई जाती है और अब यहाँ दोनों साथ में कमरे के अंदर जाने का फैसला करते हैं। शुन अब कमरे का दरवाजा खोलता है और लाना के साथ ही अंदर प्रवेश करता है, जिसके थोड़ी देर बाद एवेलिन को होश आता है और होश में आते ही वो कमरे का दरवाजा खुला देखकर डर जाती है और किसी को भी दरवाजे की दूसरी तरफ जाने से मना करती है। इधर कमरे में आगे बढ़ने पर शुन और लाना को कमरे में कुछ लाशें मिलती है और तभी एक आदमी शुन से आकर टकरा जाता है जो वही क्रू मेंबर होता है जिसने रेडियो पर मदद मांगी थी। वो शुन और लाना को जल्दी से कमरे से बाहर जाने को कहता है और तभी अचानक से उस आदमी की सारी हड्डियां अपने आप टूटने लगती है। वो अब लाना से कहता है कि वो चीज उसकी अंदर ही है, जिसके बाद उस क्रू मेंबर की आंखों से खून बहने लगता है और उसकी इससे वही मौत हो जाती है।
और फिर इसके तुरंत बाद शून और लाना जल्दी से वहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज आती है जो उनसे मदद की मांग कर रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड के शुरुआत में हमें वॉशिंगटन डीसी में लाना को दिखाया जाता है और लाना यहाँ सेनेटर ओमर और उसकी 10 साल की बेटी रूबी की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट की गई होती है, क्योंकि ओमर ने सांसद में एक बिल पास करवाया था जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने ओमर के घर पर अटैक भी कर दिया था और इससे अब ओमर और रूबी की जान को खतरा होता है। यहाँ लाना पहली बार ओमर के घर अपने साथी गौर के साथ पहुँचती है। गौर और लाना खुद को ओमर और रूबी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम फिर से शिप पर शून और लाना को देखते हैं। शून अब लाना को कमरे से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन तभी अंदर से कोई मदद के लिए आवाज लगाता है, जिसे सुनकर लाना भागते हुए अंदर की तरफ जाती है और एक लाश से टकराकर नीचे गिर जाती है। यहाँ अब शून और लाना को चारों तरफ कई सारे लाशें पड़ी मिलती है और तभी लाना की नजर एक दूसरे लाश पर पड़ती है जिसे गोली लगी होती है। अब लाना जैसे ही लाश के पास रखी गन को उठाने जाती है तभी वो अचानक में जिंदा होकर लाना का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि असल में ये अब भी जिंदा होता है। लाना अब इसके गले में पहने हुए आईडी कार्ड को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि इसका नाम मैक्स है। वहीं दूसरी तरफ लीज सबको बताती है कि कुछ देर पहले शिप किसी चीज से टकराई थी, जिससे इसकी नीचे वाली रिंग टूट गई और 1 घंटे पहले ही सारे क्रू मेंबर शिप को छोड़कर निकल चुके हैं। जिसे सुनकर कैटी ली से सवाल करती है कि क्या वो शिप से थी प्लैनेट तक पहुंच पाएंगे। ली इसके जवाब में कुछ नहीं कहती और फिर से सीन लाना की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां लाना उस घायल क्रू मेंबर मैक्स के खड़े होने में मदद करती है। दूसरी तरफ घायल एवेलिन हेनरी और गार्सिया को बताती है कि कुछ समय पहले हमारी शिप की टक्कर हुई, जिसके बाद कोई चीज हमारी शिप के अंदर आ गई और उसने शिप में सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। आगे वो ये भी बताती है कि ये चीज हमारे शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद ये हमें मार डालती है। साथ ही वो हेनरी को वार्न करती है कि कमरे के अंदर मैक्स नाम का एक आदमी है, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसे तुम लोग बाहर मत आने देना। और इतने में शून और लाना मैक्स को लेकर बाहर आते हैं, जिसे देखकर हेनरी उन्हें मैक्स को जल्दी से अंदर बंद करने को कहता है, क्योंकि उसने एवेलिन को मारने की कोशिश की थी। जो सुनकर मैक्स शून से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन शून उसे मारकर बेहोश कर देती है और फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें ओमर का घर दिखाया जाता है। यहाँ रात के वक्त लाना घर की निगरानी कर रही होती है और तभी वहाँ पर ओमर आता है। अब ओमर और लाना कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद लाना रूबी को देखने उसके कमरे में जाती है, जहाँ बाद में रूबी लाना को एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। दूसरी तरफ शिप में ली सभी को बताती है कि उनकी शिप का कनेक्शन थी से पूरी तरह से टूट चुका है और अब उनके थी प्लैनेट पर पहुंचने का कोई चांस नहीं है। जो सुनकर लोगन काफी परेशान हो जाता है और अकेला ही वहां से बाहर चला जाता है। अब कुछ देर बाद कैटी और वेनिशा भी लोगन का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को इस शिप में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अब इसके बाद ये तीनों एक कमरे में जाते हैं, जहाँ इन्हें पानी मिलता है और काफी प्यासे होने के कारण ये तीनों एक एक करके पानी पीते हैं। और तभी कैटी और वेनिशा देखते हैं कि लोगन रूम से अचानक ही गायब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स सबको बताता है कि एवेलिन ने ही उसे गोली मारी है और एवेलिन पर भरोसा नहीं करने को कहता है, लेकिन कोई भी मैक्स की बातों पर यकीन नहीं करता। और फिर हेनरी और गार्सिया एवेलिन को ऊपर बने हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और लाना और शून यहाँ मैक्स पर नजर रखने के लिए रुकते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गार्सिया और वेनिशा लोगन को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें शिप के कैप्टन के कमरे से कुछ आवाज आती है, जिसे दोनों उस कमरे में चेक करने जाती है। और यहाँ आकर वो देखती है कि कमरे के बाथरूम में बॉन नहा रहा होता है, जिसके बाद ये तीनों कमरे में रखे टीवी पर कैप्टन की एक रिकॉर्डेड वीडियो देखने लगते हैं। अब वीडियो में शुरुआत में सब ठीक होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वीडियो में अचानक से सायरन की बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वीडियो बंद हो जाती है। अब यहाँ नीचे मैक्स की हालत भी अब खराब होने लगी थी, इसलिए लाना के काफी विनती करने पर शून भी मैक्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है।
अब इसकी बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें कंट्रोल रूम दिखाया जाता है और यहाँ पर ली एरिक को बताती है कि शिप थी प्लेनेट से 9 दिन की दूरी पर है। शिप खुद को अपने आप रिपेयर कर रही है, इसलिए लगता है कि अब हम थी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी ली के नाक से खून बहने लगता है, जिस पर ली एरिक को बताती कि उसे एक बीमारी है, इसलिए कभी कभी उसके नाक से खून बहता है। इधर हेनरी और गार्सिया एवेलिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर लोगन, वेनिशा, कैटी और बॉन पहले से मौजूद रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट में जाते हुए शून मैक्स से सवाल करता है कि क्या मैक्स को मेडिकल की नॉलेज है, जिस पर मैक्स मना कर देता है। लेकिन तभी वो मैक्स को बताता है कि तुम्हारे आईडी कार्ड पर लिखा है कि तुम एक डॉक्टर हो। अब ये सुनने के बाद मैक्स शून पर हमला कर देता है और गन शून की तरफ पॉइंट कर देता है। शून अब लाना से मैक्स को शूट करने को कहता है, लेकिन लाना गोली चलाने से मना कर देती है, जिसकी बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से उमर का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर उमर और लाना अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एक रात को उमर और लाना एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी उमर के घर पर कुछ टेररिस्ट हमला कर देते हैं और इसी बीच उमर घायल हो जाता है, इसलिए गौर उमर को लेकर घर से निकल जाता है। वहीं लाना रूबी को बचाने के लिए ऊपर उसके कमरे में पहुंचती है और यहाँ पर एक टेररिस्ट लाना पर हमला कर देता है। लाना अब उसे मारने के लिए गोलियां चलाती है, लेकिन इस दौरान कुछ गोलियां कमरे में रखी अलमारी पर भी लग जाती है और अब जब वो अलमारी ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि रूबी इसी अलमारी में छिपी हुई थी और गोली लगने के वजह से रूबी की मौत हो जाती है। फिर तभी सीन प्रेजेंट समय में आता है, जहाँ पर मैक्स शून पर गोली चलाता है, लेकिन गन लॉक होती है, इसलिए गोली नहीं चलती, जिसका फायदा उठाकर शून उससे गन छीन लेता है और उसे शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और गार्सिया एवेलिन के घाव को सिलकर ठीक कर देते हैं। अब मैक्स के मरने के बाद लाना शून से गोली नहीं चला पाने के कारण माफी मांगती है, लेकिन तभी शून फिर से यहाँ कुछ सोचने लगता है और भागते हुए सेल 50 में पहुंच जाता है और यहाँ आकर वो लाना से वही पड़ी लाशों की गिनती करने को कहता है। अब गिनती करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक लाश कम है। इसका मतलब है कि इस कमरे से एक इन्फेक्टेड आदमी बाहर निकल चुका है और इसी खौफनाक एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें सेल 50 दिखाया जाता है। शून अब सेल 50 से बाहर आते हुए लाना से कहता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन सेल से बाहर आ गया है, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो किसी और को इन्फेक्ट कर दे। लाना अब शून से कहती है कि उनको पहले सभी को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन शून कहता है कि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, और इतना कहकर वो इन्फेक्टेड पर्सन को ढूंढने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लाना पर गन तान देता है और कहता है कि तुम पहले से ही जाग गई थी, हो सकता है कि तुम ही वो इन्फेक्टेड पर्सन हो। लेकिन लाना अगले ही पल शून से गन छीन लेती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। आगे वो शून को कहती है कि इन्फेक्टेड इंसान के बारे में हमें सिर्फ एवेलिन ही बता सकती है, जिसके बाद हमें एवेलिन को दिखाया जाता है जो अब भी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी होती है, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एवेलिन का पास दिखाया जाता है। एवेलिन दरअसल फ्रांस में अपने पिता और बहन के साथ रहती थी। फिर एक दिन एवेलिन उन्हें बताती है कि उसे थी प्रोग्राम के लिए चुना गया है और वो अंतरिक्ष में जाने वाली है, जो सुनकर उसकी बहन गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनके पिता को एक बीमारी होती है जिसके कारण वो कुछ ही महीनों में मरने वाले होते हैं, और ऐसे समय में एवेलिन उन्हें अकेला छोड़कर जा रही होती है। लेकिन एवेलिन के पिता उसका सपोर्ट करते हैं और एवेलिन को अंतरिक्ष में जाने और अपनी जिंदगी खुलकर जीने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर एवेलिन उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब इसके बाद एवेलिन को शिप पर दिखाया जाता है, जो बाकी क्रू मेंबर्स और मैक्स के साथ मिलकर शिप पर अपना काम कर रही होती है। और अब क्योंकि शिप की गति काफी ज्यादा बढ़ने वाली होती है और इंसान शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब क्रू मेंबर्स भी बाकी पैसेंजर्स की तरह अपने ट्यूब में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं।
पर तभी शिप किसी चीज से टकरा जाती है, जिसके कारण एवेलिन की ट्यूब भी कुछ देर बाद ओपन हो जाती है। अब ट्यूब से बाहर आकर एवेलिन देखती है कि उसके साथ ही क्रू मेंबर्स अपने ट्यूब से पहले ही बाहर निकल चुके होते हैं, जो देखकर एवेलिन सभी को आवाज देती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। वो अब कमरे से बाहर आकर सभी को ढूंढने लगती है और तभी उसे दूर अंधेरे में कोई चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देता है। एवेलिन अब उसके पास जाती है, जो मैक्स निकलता है, जिसका मुंह खून से भरा होता है। और तभी हमें ली को भी दिखाया जाता है, जिसकी एक आंख से खून बह रहा होता है। और तभी सीन फिर से कट हो जाता है और एवेलिन हॉस्पिटल में अपने बेड से उठती है। अब एवेलिन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, जिसके बाद मैक्स वहां आता है और एवेलिन को बताता है कि उसकी ट्यूब में कुछ गड़बड़ होने के कारण उसकी आंखों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिस पर फिर एवेलिन मैक्स से सवाल करती है कि क्या वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। और इसी के साथ ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें एवेलिन को दिखाया जाता है, जो अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी होती है। और तभी लाना रेडियो से हॉस्पिटल में हेनरी को बताती है कि एवेलिन की जान को खतरा है, इसलिए वो उसका ध्यान रखे। जिसके बाद फिर से हमें एवेलिन का पास दिखाया जाता है, जहाँ एवेलिन आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण कुछ देख नहीं पा रही होती। इसलिए मैक्स यहाँ उसकी काफी मदद करता है और वो उसे क्रिसमस पर एक ऑडियो डिवाइस भी गिफ्ट करता है। अब कुछ दिन बाद मैक्स एवेलिन की आंखों की पट्टी उतारता है, जिसके बाद एवेलिन को दिखाई देने लगता है। और इससे एवेलिन काफी खुश हो जाती है और मैक्स के गले लग जाती है। फिर उसी शाम को एवेलिन और मैक्स शिप के अंदर से तारे देख रहे होते हैं, जिसके बाद एवेलिन मैक्स को उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद करती है। और फिर दोनों एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। अब शाम को एवेलिन मैक्स को बताती है कि ट्यूब में खराबी के दौरान उसने कुछ अजीब से विजन्स देखे थे, जिसके जवाब में मैक्स उसे कहता है कि जब शिप लाइट की गति से ट्रैवल करती है तो कुछ समय पहले बबल्स बन जाते हैं, जिसके कारण हमें कभी कभी अपने पास और फ्यूचर की घटनाएं दिखाई देने लगती है। फिर अगले दिन फिर से सभी क्रू मेंबर्स अपने ट्यूब्स में वापस जाते हैं, जिसकी कुछ देर बाद मैक्स आकर एवेलिन को ट्यूब से जगाता है और कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है और हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है और सायरन बज रहा होता है। मैक्स अब एवेलिन को लेकर जल्दी से कंट्रोल रूम पहुंचता है, जहां सभी क्रू मेंबर्स देखते हैं कि शिप के सामने से एक बड़ी चट्टान के बहुत सारे टुकड़े आ रहे हैं। और तभी उनमें से एक टुकड़ा शिप के सेल नंबर 50 से टकरा जाता है, जिससे वहां रखी ट्यूब्स में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और उनमें रखे पैसेंजर्स का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। इसलिए मैक्स उनकी जान बचाने के लिए सेल 50 में चला जाता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम शून और लाना को देखते हैं और तभी शिप में फायर अलार्म बजने लगता है। इसलिए अब वेनिशा और हेनरी गार्सिया को एवेलिन का ध्यान रखने को कहकर शिप चेक करने चले जाते हैं। अब गार्सिया हॉस्पिटल में एवेलिन के साथ अकेली बच जाती है, जिसके बाद अगले सीन में फिर से मैक्स को दिखाया जाता है। और जैसे ही मैक्स सेल 50 के गेट के पास पहुंचता है तो उसे अंदर से पैसेंजर्स की चीखने की आवाजें आने लगती है, जो सुनकर मैक्स अपनी गन लेकर अंदर जाता है। जिसके बाद सेल 50 का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। दूसरी तरफ एवेलिन बाकी पैसेंजर्स का ध्यान रख रही होती है और तभी उसे रेडियो पर मैक्स की आवाज आती है, जिसमें वो कहता है कि सेल 50 में कुछ बहुत ही अजीब है। और इसके बाद उसकी आवाज वहीं कट हो जाती है। अब एवेलिन जल्दी से कंट्रोल रूम जाती है और कैप्टन को इसके बारे में बताकर सेल 50 में मदद भेजने को कहती है। लेकिन कैप्टन उसे बताते हैं कि सेल 50 को सील कर दिया गया है और अब सभी को तुरंत ही शिप को छोड़कर जाना होगा। लेकिन एवेलिन शिप में ही रुकने का फैसला करती है और मैक्स की मदद करने के लिए सेल 50 के अंदर चली जाती है और वहां उसे कई बार आवाज लगाने लगती है। अब कमरे में उसे चारों तरफ एक चिपचिपा काला लिक्विड और काफी बुरी तरह से मरे हुए लोगों की लाशें दिखाई देती है। और तभी वहाँ ट्यूब में पड़ी एक लाश अचानक से हिलने लगती है, जिससे एवेलिन काफी डर जाती है। और तभी उसे मैक्स दूर खड़ा हुआ दिखाई देता है। एवेलिन अब उसके पास जाकर उसका नाम लेकर उसे बुलाती है,
जिस पर फिर मैक्स एवेलिन से कहता है कि यहाँ से जल्दी निकल जाओ, ये मेरे अंदर है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन एवेलिन कुछ समझ नहीं पाती और इतने में मैक्स पीछे मुड़कर एवेलिन की तरफ देखता है और अब मैक्स की आंखों से खून बह रहा होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है और तभी वो एवेलिन पर हमला करके उसे घायल कर देता है। इसलिए एवेलिन अपनी जान बचाने के लिए मैक्स को गोली मार देती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ हेनरी और वेनिशा शिप में गड़बड़ी का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर लाना और शून भी आ जाते हैं। शून अब हेनरी को खबर करता है कि फायर अलार्म हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, इसका मतलब कि एवेलिन की जान खतरे में है और इसकी बात तीनों ही एवेलिन को बचाने हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इधर हॉस्पिटल में गार्सिया एवेलिन के पास अकेली होती है और तभी कोई चीज गार्सिया की पीछे से गुजरती है जिससे गार्सिया थोड़ी डर जाती है और तभी गार्सिया देखती है कि एवेलिन का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है जिसकी वजह से एवेलिन की तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए गार्सिया बाहर रखा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाती है और तभी अचानक से हॉस्पिटल की सारी बिजली चली जाती है जो देखकर गार्सिया काफी डर जाती है और वहां रखा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भागते हुए वापस हॉस्पिटल रूम में पहुंच जाती है। पर तभी कोई गार्सिया को दरवाजे से मारकर बेहोश कर देता है और फिर अंदर आकर एवेलिन को भी मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरिक है। और इतने में यहाँ पर शून, लाना और हेनरी पहुंच जाते हैं जो देखकर एरिक का ध्यान भटक जाता है जिसका फायदा उठाकर एवेलिन एरिक पर पास ही रखे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हमला कर देती है। इसलिए एरिक को वहां से भागना पड़ता है और एवेलिन की जान बच जाती है। एवेलिन अब शून को खबर करती है कि एरिक ही वो इन्फेक्टेड पर्सन है जो सेल 50 से बाहर आ गया था। जो सुनकर शून और हेनरी एरिक को ढूंढने निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ घायल एरिक उनसे बचते हुए कमरे में चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।